नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्नेह भारती। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बेंगलुरु। आज के स्नेह भारती कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष संवाद नशा मुक्त भारत अभियान पर आधारित। हमारे देश की ताकत हमारे युवाओं की ऊर्जा और सपनों में बसती है, लेकिन नशा, चाहे शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ या सोशल मीडिया की लत, धीरे धीरे इस ताकत को कम कर देता है। नशा मुक्त भारत अभियान हमें यह सिखाता है कि सच्ची आजादी केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। अपने मन, शरीर और समाज को कमजोर करने वाली आदतों से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता है। आज हमारे स्टूडियो में है विकास सिंह और ऋषभ मिश्रा, दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेंगलुरु के उप निरीक्षक। इनसे बातचीत करेंगे आशुतोष झा। तो आइए मिलकर ले संकल्प नशा मुक्त भारत, सशक्त भारत का। मैं आशुतोष झा, हमारे साथ यहाँ ऋषभ मिश्रा और विकास सिंह, सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेंगलोर जोनल यूनिट से चर्चा करेंगे आज के विषय पर नशा मुक्त भारत अभियान। ऋषभ मिश्रा जी, आपसे एक सवाल है। भारत में ड्रग्स के बदलते सिनेरियो के ऊपर अपने विचारों को हम सभी से थोड़ा साझा करें। जिस प्रकार से आपने पूछा कि किस तरह से हमारे देश में ड्रग्स के प्रति एक बदलाव आ रहा है, उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पूर्व में भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से घिरा हुआ है, जहां पर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ड्रग क्रेसेंट। सिमिलरली जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि लाओस, म्यांमार, दे फॉर्म अ डेथ क्रेसेंट। भारत उन डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट के बीच में है, जिसके चलते भारत एक ट्रांजिट कंट्री के तरह था, जो कि पहले ड्रग्स को ट्रांसफर करने के काम आता था। और ज्यादातर ड्रग्स अफगानिस्तान से होकर भारत आता था या फिर म्यांमार और लाओस से होकर भारत में पहुंचता था, और यहाँ की एक लंबी कोस्टल लाइन का इस्तेमाल किया जाता था ड्रग्स को पूरे दुनिया में ले जाने के लिए। परंतु समय के साथ हमने ये बदलाव देखा है कि जैसे देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ा, पैसा बढ़ा हमारे देश में, और पश्चिमी चीजों का इन्फ्लुएंस हमारे युवाओं के बीच बढ़ा, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से हो, चाहे अंग्रेजी संगीत के माध्यम से हो। तो जो ड्रग्स के प्रति हमारा एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। पहले भी ड्रग्स हमारे देश में था, परंतु वो ज्यादातर नेचुरल जो चीजें हमारे बीच पाई जाती थीं, जैसे कि गांजा या फिर अफीम, उसका इन्फ्लुएंस हमारे लोगों के बीच था। परंतु युवा कहीं ना कहीं उससे उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए थे। पर जैसा मैंने अभी पहले भी बोला कि पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उससे हमारे बीच सिंथेटिक ड्रग्स, जो कि मैं बोलना चाहूंगा LSD है, कोकेन है, एम्फेटामीन है, इनका भी प्रभाव हमारे देश में पहुंच रहा है। ये भी हमारे देश में एज अ कंज्यूमर्स हमारे युवा निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे भारत और भी ज्यादा बुरी परिस्थिति को फेस कर रहा है। पहले हम सिर्फ ये कोशिश करते थे कि हमें यहाँ से निकलने वाले ड्रग्स को रोकना है, परंतु जब से यहाँ कंजम्पशन बढ़ा है तो हमारा रुपया भी विदेशों की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे लिए और भी ज्यादा चिंता की बात है। यही मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपने युवाओं को ड्रग्स के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसके गलत प्रभावों के बारे में बताना है। उन्हें ये बात अच्छे से समझानी है कि ड्रग्स हमें लंबे समय के साथ बुरी तरीके से हम पर असर करते हैं। हमारे साथी जो विकास सिंह हमारे साथ हैं, वो इस बारे में और अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरीके से ड्रग्स के जो प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में हम उनसे छुटकारा पाना जब मुश्किल हो जाता है तो किस तरीके से हम उनसे बाहर निकल सकते हैं, और किस तरह से हमारी एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि 2 तरह का काम करना चाहती है। एक पहला ये है कि हम ड्रग्स के कंजम्पशन को कम करना चाहते हैं और साथ ही साथ ड्रग्स की डिमांड को भी कम करना चाहते हैं। तो वो दोनों ही चीजें कैसे कम हो सकती हैं, या सप्लाई को रोककर या डिमांड को रोककर, यही हमारे आज का मुद्दा रहेगा
और हम इसी पर आगे चर्चा करते हैं। धन्यवाद ऋषभ जी। विकास जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसे आज का युवा ड्रग्स की चपेट में आ रहा है? अगर मैं बेंगलुरु की ही बात करूं, यहाँ पर देखेंगे तो जो आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, बच्चे हैं या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग आप पाएंगे कि ज्यादातर अपने जो होम स्टेट है वहां से बाहर आए हुए हैं। पलायन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से जो युवाएं हैं वो अपनी फैमिली, अपने माता पिता, अपने भाई बहन से दूर हैं। जो ड्रग का जो एडिक्शन है वो कई बार इस चीज से भी आता है कि आप लाइफ में कितने अकेले हैं, क्योंकि उनके पास जो रियल लाइफ इंटरेक्शंस है, जो उनके बॉन्ड हैं, वो नहीं है। वहीं आप देखिए आज के समय में जो सूडो रिलेशन है वो कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप देखें कि आपके रियल लाइफ में फ्रेंड्स कितने हैं, दोस्त कितने हैं, तो वो बहुत कम मिलेंगे आपको। आज के टाइम में दोस्त हमारे कौन है? जो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, हमारे जो टेलीग्राम पे या फिर हमारे जो ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, तो वो सब हम लोगों के दोस्त बन गए। जबकि हमारे लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनसे हम सच में अपनी दिल की बात साझा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपसे ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है रेट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले 1970 से पहले जो ड्रग का जो एडिक्शन है या इसकी जो लत है, उसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता था। उसमें क्या किया जाता था, उसमें एक चूहे को एक केज के अंदर बंद कर दिया जाता था और उसको जो है 2 तरीके के पानी दिए जाते थे। एक मॉर्फिन वाटर दिया जाता था और एक सिंपल प्लेन वाटर दिया जाता था। हमेशा ये देखा गया 99% से ज्यादा कि जो भी चूहा है वो हमेशा मॉर्फिन वाटर लेगा। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला गया कि हम लोगों का जो स्वभाव है वो स्वाभाविक, या हम लोगों का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो है ड्रग्स की तरफ। लेकिन 1970 में जब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बदल के किया गया, तब हमारे सामने हकीकत कुछ और ही नजर आई। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वॉरेन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये किया एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने इसमें थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने जो केज थी, सिंपल केज को बदल दिया और एक रेड पार्क में बना दिया। यानी उसमें उन्होंने वो सब चीजें उपलब्ध करा दी जो किसी भी चूहे को चाहिए। यानी वहां पर हरियाली थी, छोटे छोटे पेड़ थे, पौधे थे, वहां पे कलरफुल रंग बिरंगी बॉल्स थी जिनसे चूहे खेल सकते थे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चूहे थे जिनसे कि उन्हें रियल लाइफ इंटरेक्शन मिल सके, वहां दोस्त बन सके, वो मस्ती कर सके, घूम फिर सके। जो भी अच्छा खाना जो चूहों को पसंद है वो सारा खाना वहां उपलब्ध था। इसके साथ साथ वहां पे दोनों तरीके के पानी, यानी मॉर्फिन वाटर और जो प्लेन वाटर जो हम पीते हैं नॉर्मल जिंदगी में, आम जिंदगी में, वो दोनों पानी मौजूद थे। जब इस बार चूहों को वहां पर छोड़ा गया तो ये देखा गया कि लगभग सभी चूहों ने सिंपल, यानी जो प्लेन वाटर हम पीते हैं, वो इस्तेमाल किया। इस एक्सपेरिमेंट का जो निष्कर्ष था वो ये था, क्योंकि इस वक्त जो चूहे हैं वो असली दुनिया में बाहर हैं, यानी वो पेड़ पौधों के बीच अपने दोस्तों के बीच मौजूद हैं, तो उनका जो अकेलापन है, जो उनका आइसोलेशन है, जो वो अकेलापन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, जो पहले एक्सपेरिमेंट में वो कर रहे थे जब वो केज के अंदर बंद थे, वो अब नहीं है उनकी जिंदगी में। अब उनकी जिंदगी में असली रिलेशन है, असली दुनिया है। उनका जो झुकाव था ड्रग्स की तरफ वो कम हो गया है। तो इसी की वजह से अगर आप चाहते हैं कि आज का युवा ड्रग्स से दूर रहे और जो उसका स्वभाव है ड्रग्स की तरफ ना पड़े, तो जरूरी है कि वो रियल लाइफ इंटरेक्शन बढ़ाएं, असली जिंदगी में बाहर आएं, खेलें, मेहनत करें, असली दोस्त बनाएं और घूमने फिरने जाएं, अपनी फैमिली से, माता पिता, भाई बहन, सबके साथ करीबी रिश्ता बनाए। तब जाके मुझे लगता है कि जितने हेल्दी रिलेशन होंगे उतनी ही ज्यादा जो ड्रग्स की किसी के अंदर इच्छा होती है वो कम होती जाती है। जितना आइसोलेशन होगा, जितना एक आदमी अकेला होगा, जितना वो दूर होगा घर से, उतना ही ज्यादा उसमें ड्रग्स को लेके झुकाव बढ़ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसमें। विकास जी, बेंगलोर एक मेट्रो सिटी है, यहाँ का एक माहौल है आईटी सेक्टर का। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, सैटरडे संडे लोग पार्टी करने में लगे रहते हैं। वो एक ट्रेंड बन चुका है, सैटरडे संडे पार्टी करना है। पब जाते हैं कई जगह, वहाँ पे कई प्रकार के नशीली पदार्थ होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, कई लोग ड्रग्स भी लेते हैं, कई लोग गांजा भी लेते हैं। मेरा ये सवाल है, एनसीबी इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है कि उनके अंदर ये जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कि इन नशों से हम किस प्रकार से इन लोगों को दूर रख सके? मैं इसमें दरअसल ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग एनसीबी डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो एनफोर्समेंट तो करता ही है। वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना या उनको एक्यूज जो होते हैं उनको पकड़ना, सीजर करना, इन्वेस्टिगेशन करना, फिर ऑनरेबल कोर्ट के आगे उन्हें प्रोड्यूस करना, वो लीगल प्रोसीजर हम लोग करते ही हैं। लेकिन साथ में हम लोग जो जागरूकता अभियान है वो भी हम लोग करते हैं। स्कूल्स में, विद्यालयों में जाते हैं हम, कॉलेजेस में जाते हैं हम लोग, हम ऑफिसेज में भी जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जो आईटी सेक्टर है उसमें जो युवा हैं
वो कैसे इसकी चपेट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उनको जागरूक करने के लिए क्या हमें करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बुनियादी जो बदलाव हमको करने की जरूरत है वो है कि हमको, अगर कोई भी इंसान ऐसा लगता है कि वो ड्रग कंज्यूम करता है या वो कंज्यूमर एडिक्ट है, तो हमें उसको टैबू नहीं बनाना है। हमें उसको ऐसे नहीं दिखाना है कि जैसे कि वो कोई क्रिमिनल है या वो कोई बहुत गलत काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां पर स्टूडेंट से जब हम बातचीत करते हैं तो हमें ये समझ में आया है, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो ड्रग कंज्यूम करता है, तो अभी हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि ड्रग वो क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, उसके पास जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनका समाधान बताने के लिए कोई नहीं है। तो उस अकेलेपन की वजह से और उस झंझलाहट की वजह से वो नहीं अपना संभाल पाता खुद को और वो ड्रग्स में चला जाता है। तो वहीं अगर आप ड्रग कंज्यूम करने वाले इंसान को एक क्रिमिनल के तौर पे अगर आप देखते हो तो उसका जो मानसिक स्थिति है वो और खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिक एटीट्यूड उनकी तरफ रखें। हमारी सहानुभूति उनके प्रति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो सहानुभूति हम उन्हें दिखाएंगे तब वो अपनी मनोदशा हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और जैसे ही वो अपनी समस्याएं हमें बताने लगेंगे तो आप यकीन मानिए कि उनकी 30% 40% समस्या अपने आप सुलझ जाएगी और बाकी की जो चीजें हैं वो हम मिलके दूर कर सकते हैं। और जो आईटी सेक्टर वाली बात है, जो मैंने पहले ही बताया कि आईटी सेक्टर के जो लोग हैं वो ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए हैं, वो अपने परिवार से दूर हैं, वो अपनी फैमिली से दूर हैं, तो उनके जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर लोग बहुत कम है जिनसे वो अपने दिल की बात कर सकते हैं। और हर कोई जानता है कि आईटी सेक्टर की जॉब्स होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर डिमांडिंग जॉब्स है, बहुत वर्कलोड रहता है उनके ऊपर। तो इसकी वजह से भी अपने काम को ठीक से कर पाने के लिए उनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, उसको कोप करने के लिए वो जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हें सहानुभूति दें और उन्हें समझाएं कि ये ठीक नहीं है। वो जो सैटरडे संडे अपना पार्टी में बिता रहे हैं उससे बेहतर रहेगा कि वो खेलें। और मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पीढ़ी है, जो नए युवा हैं, उनका शरीर की तरफ रुझान बहुत है। मैं ये मानता हूं कि आईटी सेक्टर के लोग या कोई भी लोग आज पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वहीं उतने ही लोग जिम की तरफ, योगा की तरफ, या आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स क्लब जो होते हैं वहां पर भी जा रहे हैं। तो बस हमें जरूरत यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कि भाई आप जो है पार्टी करते हैं, आप जो ड्रग करते हैं, ड्रग्स ना करें। पार्टी करना कुछ गलत नहीं है, आप डांस कर सकते हैं, म्यूजिक चला के, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप कुछ भी ऐसा सेवन ना करें जो कि आपके लिए नेचुरल नहीं है। कुछ चीजें सरकार द्वारा बैन करी गई हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो उसका तो आपको रिपरकशन या आपका दुष्प्रभाव मिलेगा ही, लेकिन वो साथ के साथ आपके शरीर के लिए वो भी ठीक नहीं है। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। मॉनिटरी उसको लेकर के भी सवाल हो सकता है, क्योंकि इतना इलीगल है तो यहाँ तक लाने में उसका कॉस्ट मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की हार्ड अर्न मनी ऐसे देशों में जा रही है जो कि उसको यूज कर बाद में आतंकवाद को बनाएंगे, जैसे अफगानिस्तान, या फिर और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। ड्रग्स क्यों कर्ब करना चाहती है कंट्री? ड्रग्स होते हैं वो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन ड्रग्स खाने से एकदम से तो कोई नहीं मरता, टाइम लगता है उस चीज में। भले ही हमारे पास ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैटल हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है। तो ऐसा क्यों है कि ड्रग्स का जो सेक्शन है वो हर उसमें, जैसे एनसीबी नोडल एजेंसी है, स्टेट पुलिस के पास भी ड्रग्स का डिपार्टमेंट रहता है। तो इतना ज्यादा क्यों वो किया गया कि ड्रग्स केवल आपके शरीर की बीमारी के लिए नहीं है, इसके लिए भी है कि वो देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है। तो ड्रग्स पेडलिंग से जो पैसा आता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जाता है, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो पैसा आता है वो टेररिज्म में जाता है, टेररिज्म से पैसा आता है तो फिर आपने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई। तो एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है। ऋषभ जी, मेरा आपसे एक अगला सवाल है। हम सभी यह जानना चाहते हैं एनसीबी का रोल किस प्रकार से भूमिकाएं निभाती है? एनसीबी दो तरह से ड्रग्स के सिनेरियो को कट करना चाहता है। पहला है, हम सप्लाई रिडक्शन करना चाहते हैं, साथ ही साथ डिमांड रिडक्शन के लिए भी जाना चाहते हैं। सप्लाई रिडक्शन के लिए जो हमारे तरीके हैं, ड्रग्स को सीज करना, उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स में जाकर अरेस्ट करना, केस को आगे ले जाना और इन्वेस्टिगेट करना, ज्यादा से ज्यादा लेयर्स में ऊपर के लोगों को पकड़ना, जिससे हम ये जान सकें कि वो ड्रग्स कहाँ से इनिशिएट हुआ है, कहाँ उसका फाइनल वो होने वाला था, किस किस तरह से पैसा उसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि ड्रग्स में पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भारत सरकार इस चीज को कम करना चाहती है, क्योंकि वो पैसा हमारा युवाओं का हार्ड अर्न मनी है जो विदेशों में जा रहा है और उससे आतंकवाद फैलाया जाता है, उससे और तरीके की चीजें की जाती हैं। आप ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ड्रग्स में जो पैसा है वो कई गुना बढ़कर हम देते हैं उसके लिए। जो दूसरा टॉपिक मैंने लिया कि हम डिमांड रिडक्शन करना चाहते हैं। डिमांड रिडक्शन का जो सीन है वो बहुत
क्लियर है कि हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को पता हो कि ड्रग्स हमारे लिए कितना हानिकारक है, ना ही हमारे शरीर के लिए, साथ ही साथ हमारा जो मानसिक नुकसान है ड्रग्स से चलते वो बहुत बड़ा है। हम एज अ सोसाइटी फेल कर जाते हैं जब हमारे देश में ड्रग्स बढ़ जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक कंट्री है सिएरा लियोनी, वहाँ पर वो अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ बहुत पैसा नहीं है लोगों के पास, पर लेकिन ड्रग्स का कंजम्पशन वहाँ इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी के जैसा एक्ट करने लगे हैं। वो कब्र को खोदकर डेड बॉडीज निकालते हैं और उनकी हड्डियों को पीस कर उसको ड्रग्स के जैसा कंज्यूम कर रहे हैं। ये बात सुनने में ही जितनी खराब लगती है, आप उस सिनेरियो को समझ सकते हैं कि उस देश की स्थिति कहाँ पर होगी और वो देश किस राह पर जा रहा है। तो हमारा भारत देश इस तरीके की किसी स्थिति में ना पहुंचे। हमारा जो युवा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारा जो देश इस समय एक युवा देश है, तो एक युवा देश तभी प्रगति कर पाएगा जब वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आगे आ पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषभ जी, आपने जो भी पॉइंट्स कहा है बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। हम सभी यह चाहेंगे कि सभी इन पॉइंट्स को महत्व दे, क्योंकि नशा तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर के ऋषभ जी। मैं विकास जी आपसे एक यह सवाल करना चाहूँगा, कैसे देश का युवा सीधा अपनी ड्रग से संबंधित परेशानियों को एनसीबी से साझा कर सकता है तथा उसका समाधान प्राप्त कर सकता है? जो हमारी समस्याएं हैं, ना केवल ड्रग्स बल्कि कोई भी समस्या, उसका समाधान ही शुरुआत होती है बात करने से। तो सबसे पहले तो हमारे जो समाज में टैबू है ड्रग्स के नाम से, वो टैबू टूटना चाहिए, हटना चाहिए। सभी के लिए जरूरी है कि वो घर परिवार, दोस्त, माता पिता, अपने स्कूल कॉलेज, टीचर्स, आपके बॉस, मैनेजर, सबसे बात करें इस बारे में जो भी उनकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं। जहां तक बात रही एनसीबी के योगदान की, तो मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, उन्होंने जो है हमारा जो मंत्रालय है, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर निकाली है जिसका नाम है मानस हेल्पलाइन नंबर। ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। आप कोई भी इंसान इसको डायल कर सकता है, 1933 जो इसका नंबर है। और इससे फायदे अनेक हैं, क्योंकि इसमें केवल एनसीबी ही नहीं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी जुड़ा हुआ है, इसमें और भी मंत्रालय जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है या कोई भी महिला है जिसको लगता है कि वो जो है ड्रग से एडिक्ट हो सकता है, संभावनाएं हैं, या फिर वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है, कुछ भी स्थिति हो, वो इस नंबर को डायल कर सकता है। यहाँ पर आपकी जो पहचान है वो भी गुप्त रखी जाएगी। अगर आप अपनी परेशानी साझा करते हैं कि जैसे आपको ड्रग एडिक्शन होने वाला है, तो आपको काउंसलिंग दी जाएगी। यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि कैसे ये नहीं करना है। प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं यहाँ पे। और मान लीजिए कि अगर आप ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं तो आपको डी एडिक्शन सेंटर्स के लिए आपको जो है एनरोल कराया जाएगा यहाँ पर, और ये सब मुफ्त रहेगा। ये बहुत अच्छा है किसी भी उसके लिए। साथ में अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है जो आप किसी पैडलर की जानकारी है आपके पास, आपको कोई ड्रग बेचना चाहता है, और या फिर आप किसको जानकारी है कि कोई नेटवर्क है जो आपके आसपास चलता है और आपको वो जानकारी हमें देना चाहते हैं। और पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो गुप्त रखी जाएगी। तो आप इस नंबर पे 1933 पर आप डायरेक्टली सीधा इस पे कॉल करिए, टोल फ्री नंबर है। आप साझा कीजिए वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी एनसीबी को आएगी, हमारे पास आएगी, और फिर हम उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। तो ये जो नंबर है ये ऑल इन वन है। इसमें अगर आप चाहें तो ड्रग एडिक्ट बनने वाले हों, आपको लगता हो, आप संभावना है कि आप हो सकते हैं ड्रग एडिक्ट, या आप ड्रग एडिक्ट हो चुके हों, या फिर आप ड्रग एडिक्ट ना हो बट आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो जो ड्रग को कर्टेल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है आगे, तो आप ये जानकारी साझा कर सकते हैं। 1933 हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर है। आपकी आइडेंटिटी इसमें गुप्त रहेगी, तो उसकी भी कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। धन्यवाद आप दोनों का यहाँ पे आने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। और यह मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 हम सभी से साझा करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, नशे के खिलाफ जग जागरूकता से शुरू होती है और दया व सहयोग से संकल्प होती है। हम सब एक एक दीप बन सकते हैं जो अपने आसपास के लोगों को नशे से दूर और जीवन की ओर ले जाएं। आज हमारे साथ थे विकास सिंह और ऋषभ मिश्रा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेंगलुरु के उप निरीक्षक। इनसे बातचीत की आशुतोष झा ने। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और नशा मुक्त रहिए। धन्यवाद।